हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने शुरुआत में एसिड का डेफिनेशन पढ़ा, इसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके विषय में पढ़ा। फिर हमने देखा कि बेस बेस क्या होता है, जो OH आयन देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि इंडिकेटर हमारे तीन प्रकार के होते हैं: सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर के विषय में हमने पढ़ा। टेबल 2.1 को भी हमने भरा था। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। हमने देखा कि एसिड और बेस कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ में हमने देखा कि एसिड वाला तो देख लिया था, बेस वाला जो था, कुछ खास मेटल होते हैं जिनके साथ ही बेस रिएक्ट करता है, ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना था। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, जिसे बोलते हैं हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्ट विथ एसिड। ठीक है, यानी एसिड के साथ जो है मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैसे रिएक्ट करते हैं इसको हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो मेटल बाइकार्बोनेट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या बनाती है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी वाटर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। अगर हम वॉशिंग सोडा के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड, यानी साधारण जो नमक होता है जनरल, तो हमें साल्ट मिलता है। और क्या मिलता है, CO2 और H2O। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NaCl अलावा क्या होगा, साल्ट हो गया, CO2 और H2O बिल्कुल फार्मूले जैसे ही प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी का जो सोडियम का, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट का रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया जाता है तो भी क्या मिलता है हमें, सोडियम क्लोराइड, CO2 और H2O, यानी कुल मिला के सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों में से किसी का भी रिएक्शन अगर एसिड के साथ होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, साल्ट प्राप्त होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, यानी वाटर मिलता है। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं क्या पढ़ना हमें। स्टूडेंट एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है कि जो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसे चीज़ में रिएक्शन होती ही नहीं है, रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। यानी अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको पता है साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। ठीक है, क्या बनता है, साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। लेकिन ये बेस के साथ क्या करता है, रिएक्ट कराने पे रिएक्ट करता ही नहीं है, रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, किसी मेटल का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एसिड के साथ तो रिएक्शन करते हैं, फिर साल्ट और CO2 H2O बनाते हैं, लेकिन ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, हमें इसे याद रखना है, ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब हमें देखेंगे कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या है, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो साल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले क्या था, जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ एसिड और बेस रिएक्ट करते थे तो एसिड रिएक्ट करता था तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O बनाता था। अब बेस रिएक्ट करता नहीं था, लेकिन जब ये आपस में जब रिएक्ट होंगे तब क्या बनेंगे, साल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि देखिए एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट होते हैं तो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी इनका pH जो होता है, pH वैल्यू 7 के बहुत नज़दीक हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, वी कॉल्ड इट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, हेयर एसिड एंड बेसेस न्यूट्रलिफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे
स्ट्रॉन्ग एसिड जो है HCl है, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इनका रिएक्शन कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है, हमें एक साल्ट मिलता है NaCl और H2O मिलता है, ठीक है। तो यहाँ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एक्वा स्टेट में होता है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक्वा स्टेट में होता है, और जो हमें साल्ट मिलता है NaCl वो भी एक्वा स्टेट में मिलता है, और H2 हमारा लिक्विड होता है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि एसिड बेस कैसे रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ साल्ट और वाटर बनाते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्टूडेंट रिएक्शन ऑफ मेटॉलिक ऑक्साइड विथ एसिड। जो हमारे मेटॉलिक ऑक्साइड होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्शन करके कैसे रिएक्शन करते हैं ये भी हमें पढ़ना है। तो यहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है कि जितने मेटॉलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। मैंने यहाँ लिख भी दिया है जिससे आपको सही से समझ में आए। ये सभी क्या होते हैं, बेस होते हैं। कौन, मेटॉलिक ऑक्साइड। और हमें पता है कि बेस और एसिड का रिएक्शन हमने पढ़ लिया था, क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर पढ़ लिया, वाटर और बनाते हैं साल्ट और वाटर, ठीक है। तो यहाँ मेटल ऑक्साइड जो कि एक बेस है और एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर, सेम टू सेम पिछला इक्वेशन के जैसा। तो आपका इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या एक बेस है, इसे बोल सकते हैं मेटॉलिक ऑक्साइड भी बोला सकता है, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक सोडियम का ऑक्साइड है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब कराया जाता है रिएक्शन HCl के साथ तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड H2O बनता है जो कि साल्ट और वाटर है। ऐसी कॉपर ऑक्साइड ले सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड क्या करता है, जब HCl के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो इसका कॉपर क्लोराइड और H2O वाटर बनता है। कॉपर क्लोराइड क्या होता है, साल्ट होता है, H2O वाटर, ठीक है। तो मेटॉलिक ऑक्साइड जितने हैं इन सभी ऑक्साइड का अगर रिएक्शन करा दिया जाए एसिड के साथ तो क्या बनाएंगे, वो साल्ट और वाटर बनाएंगे। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब किस चीज़ का रिएक्शन होने वाला है, अभी हम देखें था मेटॉलिक ऑक्साइड का, पिछली बार हमने देखा अभी पीछे कि मेटॉलिक ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा था एसिड के साथ, लेकिन अब हम देखने वाले हैं नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड, ये किसके साथ होने वाला, बेस के साथ, एसिड के साथ नहीं होने वाला, बेस के साथ, ठीक है। तो नॉन मेटॉलिक जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, यानी जो आपका होता है पीएच वैल्यू इनकी 7 से कम होती है। और केवल मेटॉलिक ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, बेस होते हैं, और नॉन मेटॉलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इसे हम याद रखेंगे। ऐसे ही ये एसिड और बेस का भी एक रिएक्शन ऐसे हो जाता है। तो CO2 जो कि आपका क्या, नॉन मेटल कार्बन जो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड CO2 आपका हो गया। और ऐसे ही नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ बेस कोई ले लेते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इनका जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलता है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, आपका साल्ट होता है, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे साल्ट, और आपका H2O तो पता ही है। तो कुल मिला के ये क्या हुआ, जब आपका कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी जितने पिछले रिएक्शन में कुछ ऐसी टाइप के रिएक्शन थे। तो यहाँ हमें जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो अपने आप ये फार्मूला में फिट कर सकते हैं। और जो मेटॉलिक ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, बेस, उनकी कैसी होती है, नेचर बेसिक होती है, ठीक है, बेसिक होती है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ एसिड और कुछ बेस के एग्जांपल देखते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो एसिडिक होते हैं, कौन कौन से, मतलब कौन कौन से कंपाउंड एसिडिक होते हैं, कौन कौन से बेस, उसका कुछ हम स्टडी करते हैं। सम एसिड एंड बेस, कुछ एसिड और कुछ बेस को देखते हैं। यहाँ हमारे जैसे मैंने पिछले डिफिनेशन में बता दिया था कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है आपका एक एसिड है, H2SO4। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें इसका नाम याद नहीं होता, तो आपको ये याद कर लेना है। HCl जो होता है किस चीज़ का फार्मूला आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, HNO3 क्या होता है आपका, नाइट्रिक एसिड होती है। ऐसे CH3COOH ये क्या होता है, एसिटिक एसिड होती है। C6H8O7 ये आपका सिट्रिक एसिड होता है। C2H2O2 ऑक्जेलिक एसिड का होता है। C3H6O3 ये आपका लैक्टिक
एसिड का होता है। और एक चीज़ जो है एसिड में हमें ध्यान रखना है कि जो एसिड होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस आयन। एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन सोल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस आयन, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रॉपर्टीज, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, श्योर होने के लिए, इनका खट्टा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन, और ऐसे बेस क्या होते हैं, बेस प्रोड्यूस OH आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रॉपर्टी। इसी प्रकार OH आयन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेस की प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कुछ और बेस होता है, बेस का भी एग्जांपल हम देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ जो बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला भी आपको याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस नहीं कर सकते इसे, OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक है, तो इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे कि मैंने आपको बताया बेस क्या करते हैं, OH आयन, OH निगेटिव आयन देते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनकी प्रॉपर्टीज जो होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, यहाँ कुछ और चीज़ें भी जानते हैं, कटायन क्या होता है और अनायन क्या होते हैं, इसे भी हम जानते हैं। एसिड कंटेन H प्लस आयन, एसिड क्या करते हैं, H प्लस आयन कंटेन करते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है, जब H प्लस प्लस आयन जब होता है इसको बोलते हैं कटायन हम। अनायन किसे बोलते हैं, जब निगेटिव आयन किसी पे होता है तो उसे हम बोलते हैं अनायन। जैसे कि आपका क्लोरीन होता है, इस पर अनायन होता है, HCl में क्लोरीन जो होता है इस पर अनायन होता है। NO3 इन HNO3, NO3 में भी क्या होता है आपका अनायन होता है। SO4 पे इस पर भी डबल अनायन होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान रखना है कि इसमें अनायन भी होती है और कुछ चीज़ों में कटायन भी होती है। तो स्टूडेंट अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपन टू एन एसिड, व्हाट हैपन टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। किसी एसिड और किसी बेस के साथ वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है इसको हम जानते हैं। तो ऑल एसिड गिव्स H प्लस आयन, ऑल एसिड गिव्स H प्लस आयन एक्वा और H3O प्लस आयन इन वाटर। इन जितने एसिड होते हैं वो क्या देंगे, H प्लस आयन देंगे, और क्या दे सकते हैं H3O प्लस। तो H प्लस आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, और H3O प्लस आयन को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो ये होता कैसे जानते हैं। मान लीजिए एक HCl जो है आपका वाटर के अंदर है, तो वाटर के अंदर जब होता है HCl तो आपका क्या होता है, ये H प्लस आयन और Cl माइनस क्लोरीन आयन। ठीक है, थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गया, Cl माइनस और H प्लस ये अलग अलग हो जाते हैं। और जैसे ही H प्लस आयन अलग होता है H2O में HCl से, तो ऐसे ही H प्लस आयन H2O के साथ दोबारा रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन। ठीक है, तो इसको अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि HCl प्लस H2O जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन। ठीक है, ये अलग अलग बना लेता है। यहाँ जो ये रिएक्शन है एक मतलब जैसे H प्लस मिला है H प्लस H2 के साथ मिलकर फिर H3O प्लस बना लेता है। यहाँ हमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है कि H प्लस आयन जो होता है क्या होता है हमारा, H प्लस आयन डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। ये केवल वाटर के अंदर ही H प्लस आयन मिलता है, वाटर के बाहर H प्लस आयन नहीं मिलता है। तो सो वी शुड राइट H प्लस इन एक्वा, तो इसीलिए हम इसे क्या लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं। केवल एक्वा में H प्लस आयन मिलता है, ऐसे जनरली H प्लस आयन नहीं मिलते हैं रिएक्शन में। तो H प्लस आयन और ये दोनों भी एक साथ भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी आपने देखा कि कैसे वाटर के साथ आपका एसिड बिहेव करता है। अब देखते हैं कि वाटर के साथ हमारा जो बेस है वो कैसे बिहेव करता है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बेस का आपका डेफिनेशन था वो ये था कि कोई भी बेस क्या करता है, वाटर सॉल्यूशन के साथ एक्वा सॉल्यूशन में क्या बनाता है, OH आयन निगेटिव आयन देता है। तो यही होता है वाटर में जब आपको बेस रिएक्शन करता है तो क्या करता है वो OH आयन आपका जो इसमें से निकलता है। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे बेस हैं, ये सारे बेस ही है। ये जब वाटर के अंदर इनको रिएक्शन कराया जाता है, जब ये रिएक्टिव होते हैं वाटर के अंदर, तब क्या होता है, ये एक प्लस आयन कटायन, प्लस आयन एक अनायन और कटायन अलग अलग छोड़ते हैं। ठीक है,
तो इनका जो अनायन है वो क्या आता है, OH माइनस होता है। तो इसीलिए डेफिनेशन में था कि जो भी बेस होते हैं जब वो वाटर सॉल्यूशन के अंदर होते हैं तो क्या करता है वो एक OH माइनस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या करता है Na+ और OH माइनस देता है वाटर के अंदर। पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो क्या करता है पोटेशियम OH माइनस, अलग अलग हो जा रहे हैं यहाँ पे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या मैग्नीशियम और OH माइनस यहाँ भी अलग हो जा रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Ca2 कैल्शियम अलग हो जाए और OH माइनस अलग हो जा रहे हैं। तो जो OH निगेटिव आयन देता है, जो OH निगेटिव आयन देता है वो वाटर के अंदर, वो समझ लिए बेस है, ठीक है। बेस की यही पहचान होती है कि वो OH आयन देता है वाटर के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यहाँ एक और चीज़ है कि बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ऐसे बेस जो वाटर में क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं अल्कलिक बोलते हैं, अल्कलिक। इसका यूज आगे आने वाला है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी बेस, कोई सा भी बेस अगर वाटर में सोल्यूबल है तो क्या कहलाएगा एल्कलिक कहलाता है, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्या होता है एल्कलिक ही है। बट ऑल बेस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सारे बेस जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं, कुछ होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं अल्कलिक, ठीक है। तो यहाँ एक और चीज़ जो हमें पता चला कि कोई भी जो एसिड है वो बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि उसका हाइड्रोजन जो है, आपको जैसे मैं पिछले पिछले वीडियो में बताया था कि वो क्या करता है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और जो उसके साथ जो और बचा होता है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। लेकिन यहाँ हम देखिए, मान लीजिए कोई हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेस से मेटल हाइड्रोक्साइड है, और कोई यहाँ पे कोई मेटल से बना एसिड है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो है हाइड्रोजन और OH इसका मिलके H2O बना लेते हैं, और यहाँ पे जो मेटल होता है मेटल इस X के साथ मिलके MX साल्ट एक बना लेता है, ठीक है। तो ऐसा करके ये फार्मूला आपका बनता है, तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर। तो क्या प्रोसेस होता है जब किसी एसिड और बेस को वाटर के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। तो मैं इसे पढ़ता हूँ, प्रोसेसिंग ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, सो केयर मस्ट बी टेकन वाइल। तो इसमें क्या है कि जब भी हम किसी एसिड या बेस को मिलाते हैं किसी वाटर के साथ तो क्या होता है एक्सोथर्मिक होता है। और एक्सोथर्मिक से मतलब है, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया था एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें बहुत हीट रिलीज होती है। जैसे चूना को जब क्या करते हैं हम उसमें जब वाटर मिलाते हैं तो वो भी क्या होता है एक एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। वैसे ही जब एसिड और बेस को क्या करते हैं जब वाटर के साथ मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ का क्या करना होता है, हमें थोड़ा केयर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है डिसॉल्विंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस इन वाटर, वी शुड एड एसिड और बेस स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ क्या करना होता है, मान लीजिए हमारे पास इसमें जो है पहले हम क्या करते हैं कि इसमें मान लीजिए एसिड या बेस है किसी चीज़ के अंदर, तो उसके अंदर हम वाटर नहीं डालते, उसके अंदर हम वाटर नहीं डालते हैं। और वाटर डालेंगे तो टोटल वाटर क्या हो जाएगा, वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक निकलेगी और हाथ जलने की संभावना होती है। तो एसिड या बेस के अंदर हम वाटर नहीं डालते, बल्कि क्या करते हैं कि वाटर जो होता है वाटर के अंदर हम एसिड और बेस डालते हैं, वो भी आराम आराम से डालते हैं। और हमारे पास एक चीज़ होता है जिसे हम मिलाते रहते हैं इन्हें आपस में, ठीक है। तो यहाँ देखिए हिंदी में मैंने लिख दिया, कभी भी एसिड और बेस में वाटर नहीं मिलाते हैं। क्या करते हैं एसिड और बेस में वाटर नहीं मिलाते, लेकिन हम वाटर में एसिड बेस को थोड़ा थोड़ा डालकर वाटर में मिलाते हैं फिर डालते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप पिक्चर में वाटर हमारे पास है। वाटर को क्या करते हैं हम पहले एक वाटर ले लेते हैं किसी चीज़ में, फिर हम एसिड और बेस को इसके अंदर डालते हैं और हम एक वो रख देते हैं छन्नी, जिससे क्या करते हैं मिलाते रहते हैं इसे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके एसिड और बेस डालते हैं और इसे मिलाते रहते हैं और उसके बाद डालते रहते हैं। तो एसिड और बेस को वाटर के अंदर डाला जाता है, ना कि एसिड और बेस के अंदर वाटर डाला जाता है, ठीक है। इसके अंदर एसिड और बेस नहीं रहेगा, इसके अंदर वाटर नहीं डाला जाता, ये प्रक्रिया हम नहीं करते हैं।
हम क्या करते हैं, वाटर बहुत सारा ले लेते हैं, फिर थोड़ा 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 करके एसिड और बेस इसके अंदर डालते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए एसिड अगर इसके अंदर हो, एसिड यहाँ एसिड है, और यहाँ से अगर हम वाटर डालना स्टार्ट करें तो क्या होगा कि वो एसिड टोटल का पूरा एसिड पूरा वाटर को ऑब्जर्व करेगा रिएक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ एसिड ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा। तो ऐसे अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगी, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट ना निकले इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारा वाटर ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालते हैं, जिससे रिएक्शन क्या हो जाता है, स्लो हो जाती है, और हमें क्या मिलता है, थोड़ा थोड़ा हीट मिलता है, एक से एकाएक बहुत ज़्यादा हीट नहीं निकलता है। तो आप समझ गए होंगे क्यों वाटर में एसिड और बेस को मिलाया जाता है, बल्कि एसिड बेस में वाटर नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं।